आज हमने स्टडी करना है आइसोमेरिज्म के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री का। स्टीरियोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर, रिएक्शन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स। स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर आप स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को, उनके रिएक्शंस को और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। जो फिज़िकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मॉलिक्यूल की, वो डिपेंड करती हैं उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे, यानी उनके जो एटम्स की पोजीशन है, या यूँ कह लें कि मॉलिक्यूल के अंदर जो उनकी अरेंजमेंट है। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नोन एज आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज़ नोन एज आइसोमेरिज्म। तो वो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो आइसोमर्स होते हैं और इस फिनोमेना को नाम दिया जाता है आइसोमेरिज्म का। के लिए 2 तरह का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को स्पेस आइसोमेरिज्म का नाम भी दिया जाता है। तो फर्दर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के भी कुछ टाइप्स हैं, जिनमें चेन आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म है, चॉटोमेरिज्म है, रिंग डबल बॉन्ड आइसोमेरिज्म है। तो इन सारी टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे। अगर बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो इसको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है 2 क्लासेस में, जिनमें है कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। जो कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म है, इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है 2 क्लासेस में, जिनमें है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में फर्दर आ जाते हैं सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म एंड इजी सिस्टम, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में फर्दर डायस्टीरियोमर्स और इनेंशियोमर्स आ जाते हैं। तो इन सारी कैटेगरीज़ को अब हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की वो टाइप है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट या स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। दे हैव डिफरेंट आइसोपैक नेम्स, द सेम आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है, इसमें मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है, लेकिन कन्फिग्रेशन चेंज होती है। 3D के अंदर उनकी अरेंजमेंट चेंज होती है। इसमें उनका जो आइसोपैक नेम होगा वो सेम होगा, सिर्फ प्रीफिक्सेस जो हैं वो चेंज होंगे। एक में अगर सिस यूज़ हो रहा है तो दूसरे में ट्रांस यूज़ होगा। ये भी हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपके सामने है एग्जाम्पल। ये है 2 मिथाइल पेंटीन और ये है 3 मिथाइल पेंटीन। इसमें डिफरेंस क्या है? सब्स्टिट्यूएंट का फ़र्क है और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का बेसिकली। तो देखिए अब उनके आइसोपैक नोमेनक्लेचर पे इफ़ेक्ट हुआ इस चीज़ का। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, ये भी 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन है, लेकिन इसमें जो दोनों आपको मिथाइल ग्रुप नज़र आ रहे हैं वो वेज लाइन के साथ नज़र आ रहे हैं। इसमें एक वेज है और दूसरी डैश लाइन है। तो अब ये इस वजह से जो आइसोमेरिज्म अराइज होता है ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। जो वेज लाइन होती है ये आप टू वर्ड यू इसको शो कर रही होती है और अवे फ्रॉम यू जो आप डॉटेड लाइन से शो कर रहे होते हैं। तो इस लिहाज से फिर आप सिस और ट्रांस यूज़ करते हैं कि जब दोनों जो हैं वो टू वर्ड यू हैं तो ये सिस आइसोमर है। जब एक आपकी तरफ है एक आपसे अपोजिट साइड पे जा रहा है तो वो ट्रांस आइसोमर है। तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म की कैटेगरी से। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहला है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन चेन इज नोन एज चेन आर न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म का नाम दिया जाता है, यानी जिसमें कार्बन चेन की नेचर में फ़र्क होता है। यहाँ पे सारे के सारे जो कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में अरेंज हैं। यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इन तीनों का सेम है, लेकिन ये डिफरेंट आपके पास चेन अरेंजमेंट है। तो इस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को कहा जाता है चेन आइसोमेरिज्म। उसके बाद है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है
उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है, यानी उसकी पोजीशन चेंज होती है। फंक्शनल ग्रुप वही हो रहेगा लेकिन उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। जैसे ये है आपके पास 1 आयोडोप्रोपेन और ये है 2 आयोडोप्रोपेन, यानी इसमें फंक्शनल ग्रुप जो आपका हैलाइड है वो कार्बन नंबर 1 पे अटैच है, इसमें कार्बन नंबर 2 पे अटैच है। तो इस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को कहा जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। उसके बाद है फंक्शनल आइसोमेरिज्म या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी इसको कहा जाता है। इसमें भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होता है लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जिससे ये आपके पास है प्रोपानल, ये है आपके पास प्रोपानॉन। अब इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंदर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे। इसी तरह से ये आपके पास है प्रोपायोनिक एसिड। तो अब इन सब के अंदर आप देखेंगे अगर तो कार्बन सेम होंगे, ऑक्सीजन सेम होंगे, हाइड्रोजन सेम होंगे। इसी तरह से मिथाइल एथानोएट है आपके पास, तो ये सारे एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। मेटामेरिज्म की बात करें तो इसमें होता ये है कि जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी दोनों साइड पे जो कार्बन नंबर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे ये है आपके पास डाई इथाइल ईथर। अब इसमें क्या है कि ऑक्सीजन के इस साइड पे भी 2 कार्बन है और इस साइड पे भी 2 कार्बन है, लेकिन मेटामेरिज्म जो इसका सेकंड मेटामर है उसमें एक साइड पे 1 कार्बन है और दूसरी साइड पे 3 कार्बन है और वो 3 जो है वो एन प्रोपाइल की फॉर्म में अरेंज्ड है। और थर्ड अरेंजमेंट ये हो सकती है कि वो आइसोप्रोपाइल की फॉर्म में अरेंज हो जाए। तो ये तीनों अब एक दूसरे के मेटामर्स हैं। उसके बाद है चॉटोमेरिज्म। चॉटोमेरिज्म जो है वो बेसिकली प्रोटॉन शिफ्टिंग से अराइज होता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन की फॉर्म में होता है, इसलिए दोनों जो टॉटोमेरिक फॉर्म्स होती हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं। मशहूर ज़माना इसकी एग्जांपल है कीटो इनोल जो टाइटोमेरिज्म होता है। तो इसमें हुआ क्या है कि ये जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ से प्रोटॉन जो है वो ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन ये रिवर्सिबल होते हैं तो ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होती रहती हैं। रिंग डबल बॉन्ड आइसोमेरिज्म। रिंग डबल बॉन्ड आइसोमेरिज्म जो है ये एग्जिस्ट करता है बिटवीन साइक्लो अल्केन्स एंड एसाइक्लिक अल्केन्स, क्योंकि इन दोनों का जो जनरल फार्मूला होता है वो सेम होता है। साइक्लो अल्केन्स में नॉर्मल अल्केन की निस्बत 2 हाइड्रोजन जो हैं वो कम हो जाते हैं। वो इसलिए कम हो जाते हैं कि जब फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम आपस में लिंक कर लेते हैं तो दोनों का एक एक हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो जो साइक्लो अल्केन्स होते हैं इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। जो अल्कीन्स होते हैं अल्केन्स का जनरल फार्मूला भी CnH2n होता है। तो इस लिहाज से ये जो दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं इसे बोला जाता है रिंग डबल बॉन्ड आइसोमर्स। इनमें भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन एक जो है वो अल्कीन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है और दूसरा जो है वो रिंग फॉर्म में। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने डिस्कस करना है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को और इसके साथ साथ कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म को। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर क्या है? These are stereoisomers that can be interconverted just by rotation about formally single bond। जो सिंगल बॉन्ड के along रोटेशन से बन जाते हैं ये एक दूसरे के कन्फर्मर्स होते हैं, इनको रोटामर्स भी कहा जाता है। ये एग्जाम्पल आपके सामने है 1,2 डाइक्लोरोइथेन। अब इसमें क्लोरो जो है वो इस साइड पे है एक और दूसरा जो है वो अपोजिट साइड पे है, लेकिन चूंकि डबल बॉन्ड के अलॉन्ग फ्री रोटेशन फिजिबल होती है तो अब ये खुद ब खुद रोटेट किया और दोनों क्लोरो जो है वो सेम साइड पे आ गए। तो ये एक दूसरे के कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं या इनको कन्फर्मर्स भी कहा जाता है और इन्हीं को रोटामर्स भी कहा जाता है। कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म। Configurational isomerism are stereoisomer that cannot be converted into one another by rotation around a single bond। ये सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन से नहीं बनते बल्कि ये स्पेशल अरेंजमेंट से बनते हैं। आमतौर पे ये अल्केन्स में आपको देखने को मिलते हैं। इनमें फर्दर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ जाता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये आपके पास है अल्केन 1,2 डाइक्लोरोइथीन।
पहले जो हमने एग्जाम्पल देखी थी वो थी 1,2 डाइक्लोरोइथेन, यानी सिंगल बॉन्ड वाले। सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन होती रहती है खुद ब खुद, लेकिन डबल बॉन्ड में चूंकि एक बॉन्ड पाई होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पे फ्री रोटेशन फिजिबल नहीं होती। तो अब जब आपके पास सेम ग्रुप सेम साइड पे हो सकते हैं और सेम ग्रुप डिफरेंट साइड्स पे हो सकते हैं, तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। इनमें भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, सिर्फ ये जो अरेंजमेंट होती है स्पेस के अंदर वो इनकी डिफरेंट होती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आ जाता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, जिसमें सिस का मतलब होता है कि सेम ग्रुप सेम साइड पे होने चाहिए और ट्रांस में सेम ग्रुप जो हैं वो अपोजिट साइड पे हो जाते हैं। तो ये जो आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये अल्केन्स में तो होता ही है, इसके अलावा ये साइक्लिक कंपाउंड में भी एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब अगर दोनों मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड पे होंगे तो ये सिस होगा, और अगर ये अपोजिट साइड पे चले जाएंगे तो ये ट्रांस होगा। और सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन, इसमें भी आप देख सकते हैं कि अगर मिथाइल ग्रुप दोनों जो हैं वो सेम साइड पे और हाइड्रोजन दोनों सेम साइड पे, ये इसकी सिस फॉर्म है। और अगर मिथाइल अपोजिट साइड पे हैं, इसी तरह से हाइड्रोजन्स भी अपोजिट साइड्स पे हैं, तो ये इसकी ट्रांस फॉर्म है। नेक्स्ट ये एग्जांपल है आपके पास 1,2 डाइक्लोरोइथेन, सिस फॉर्म में भी और ट्रांस फॉर्म में भी अगर क्लोरो ग्रुप जो है वो सेम साइड पे है तो ये सिस है, और अगर ये डिफरेंट साइड्स पे चले गए हैं तो ये ट्रांस फॉर्म है इसकी। उसके बाद नेक्स्ट है इजी सिस्टम। अब सम टाइम ये होता है कि आपके डबल बॉन्ड के साथ जो ग्रुप्स अटैच होते हैं वो सारे डिफरेंट होते हैं, तो तब फिर आप सेम और डिफरेंट जो हैं वो सिस ट्रांस के लिए कैसे डिसाइड करें? तो फिर वहाँ पे हम सिस ट्रांस यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हम इजी सिस्टम यूज़ करते हैं। इस इजी सिस्टम में क्या होता है, इजी सिस्टम में ये होता है कि आपके डबल बॉन्ड जो एडजेसेंट कार्बन्स होते हैं, आपने देखना है कि हर कार्बन के साथ जो दो दो ग्रुप अटैच हैं उनको आपने नंबरिंग ले लेनी होती है उनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से, यानी आपने प्रायोरिटी देनी है उसको जिसका एटॉमिक नंबर हाई होगा, और सेकंड नंबर आपने देना है उसको जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा। इसी तरह से आपने दूसरे कार्बन के साथ भी जो दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं उनको नंबरिंग दे लेनी है। तो अब अगर हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप जो हैं वो सेम साइड पे आ रहे हैं तो ये उसका Z आइसोमर होगा, और अगर हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप जो हैं वो अपोजिट साइड पे आ रहे हैं तो ये उसका E आइसोमर होगा। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इजी सिस्टम जब हमारे पास डिफरेंट ग्रुप अटैच हो जाते हैं कार्बन्स के साथ, वो कार्बन जो डबली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ। ये एग्जांपल्स हैं डिफरेंट आपके सामने। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि कार्बन के साथ जो ग्रुप्स अटैच हैं वो सारे सिमिलर हों तो फिर वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते हो ये वाला मेथड भी, इजी सिस्टम भी यूज़ नहीं कर सकते हो और सिस ट्रांस भी यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे ये आपके पास है 1 पेंटीन, तो इसमें अगर आप देखें तो इस कार्बन के साथ दोनों साइड पे हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ पे इजी वाला सिस्टम भी एप्लीकेबल नहीं होगा और यहाँ पे सिस ट्रांस भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट इसके सेम है, बल्कि तीनों सेम है। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं वहाँ पे फिर आप लोग ये वाले नोमेनक्लेचर को यूज़ नहीं, ये वाले सिस्टम जो है स्टीरियो केमिस्ट्री के वो यूज़ नहीं करते। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स। तो जो ट्रांस आइसोमर होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट हायर होते हैं देन द कॉरस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर। ये क्रिटिकल सी बात है, इनका डिफरेंस याद रखना है कि जो सिस आइसोमर्स होते हैं उनके हायर बॉइलिंग पॉइंट होते हैं देन ट्रांस, यानी जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं ट्रांस वालों के, और जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो हाई होते हैं सिस वालों के। अब ट्रांस आइसोमर्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द कॉरस्पॉन्डिंग cis isomers as the former is more symmetrical and fits well into the क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब ट्रांसफॉर्म होती कौन सी है? ट्रांसफॉर्म में एक बैलेंस होता है। बैलेंस इस तरह से होता है कि आपके पास दोनों जो हैवी ग्रुप हैं वो डिफरेंट साइड पे चले जाते हैं, तो इस लिहाज से वहाँ पे ज़्यादा सिमेट्री प्रेजेंट होती है। जब ज़्यादा सिमेट्री होगी तो वहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा बेटर होगी, तो उसको मेल्ट करना ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए ट्रांसफॉर्म जो होती है इसके मेल्टिंग पॉइंट हायर होते हैं। अब जबकि बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें
तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड कर रही होती है उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो सिस फॉर्म में क्वाइट हायर होती हैं, इसलिए सिस फॉर्म के बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, क्योंकि जो ट्रांस फॉर्म होती है इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है, जबकि सिस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होता है, और जहाँ पे डाइपोल मोमेंट होता है वहाँ पे फिर फोर्सेस थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। डाइपोल मोमेंट यानी चार्ज सेपरेशन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्म होती है उसमें आपके पास नेट रिजल्टेंट जो वेक्टर्स का आता है वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे वेक्टर सम कुछ ना कुछ होता है आपके पास, जैसे यहाँ पे है 2.45। तो डाइपोल मोमेंट जो है जनरली सिस फॉर्म का होता है, ज़्यादा होता है ट्रांसफॉर्म से। कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे भी होती हैं, फिर उनकी अपनी रीजंस होती हैं। उसके बाद है, अभी तक हमने डिस्कस किया है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को, अब हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। तो उसमें सबसे पहले कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है। द एबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल टू रोटेट द पाथ्स ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी, and the compound which have ability to change the path of plane polarized light are known as optically active। यानी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा देते हैं। इसके लिए नेसेसरली जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि आपके मॉलिक्यूल में कायरलिटी होना ज़रूरी है। ये कायरलिटी क्या है उसको भी हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस वो होती हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा देती हैं। उसके बाद है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। लाइट दैट हैज़ बीन पास थ्रू अ निकल प्रिज्म और अदर पोलराइजिंग मीडियम सो दैट ऑल ऑफ द वाइब्रेशन आर इन द सेम प्लेन। यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है ये सेम प्लेन में मूव करती है। जब आप किसी लाइट सोर्स से लाइट को ऑब्टेन करते हैं, नॉर्मल लाइट जो होती है उसकी वेव्स हर डायरेक्शन में ऑसिलेशन शो कर रही होती हैं। जब आप उसको पोलराइजर में से पास करवाते हैं तो वो यूनी डायरेक्शनल हो जाती है, सेम प्लेन में आ जाती है। तो इस लाइट को कहा जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लाइट वेव ऑसिलेट इन अ सिंगल प्लेन। तो फिर आप क्या करते हैं, जब आप सबसे पहले आप लाइट को हासिल करते हैं, नॉर्मल लाइट जो होती है वो हर डायरेक्शन में होती है। उसके बाद फिर आप उसको पोलराइज़र में से पास करवाते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाती है। सैम्पल ट्यूब में आपका सैम्पल प्रेजेंट होता है। तो जब आप इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इसमें से पास करवाते हैं, अगर तो वो रोटेट हो जाए तो इसका मतलब होता है कि आपका जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। फर्दर भी फिर इसको देखा जाता है कि वो उसको लेफ्ट रोटेट करवाता है या राइट, तो उसके लिहाज से उसके आइसोमर्स बनते हैं, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है पोलैरीमीटर। क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट जो जिसकी मदद से आप ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करते हैं उसे आप बोलते हैं पोलैरीमीटर। तो जो सिंपल पोलैरीमीटर होता है इसमें जो मेन इसके पार्ट्स होते हैं वो लाइट सोर्स, पोलराइजिंग लेंस, सैम्पल ट्यूब एंड एनालाइजिंग लेंस। तो ये होता है बेसिक पोलैरीमीटर। स्पेसिफिक रोटेशन जो होती है कि जब वो लाइट रोटेट करती है फिर आप उस रोटेशन को फाइंड कैसे करते हैं। तो जो अल्फ़ा होता है वो इक्वल होता है अल्फ़ा ओवर एल इंटू डी। ये अल्फ़ा यहाँ पे होती है ऑब्जर्व्ड रोटेशन, एल यहाँ पे लेंथ होती है ट्यूब की, और डी जो होती है वो कंसंट्रेशन होती है। आमतौर पे जो लाइट सोर्स आप यूज़ करते हैं वो सोडियम लैम्प होता है जिसका लैम्डा 589 माइक्रोन मीटर होता है। तो स्पेसिफिक रोटेशन जो है किसी भी सब्सटेंस की वो डिपेंड कर रही होती है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, wavelength of light used, concentration of solution, thickness of layer, nature of the solvent and temperature at which experiment is conducted। उसके बाद है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी आइसोमर्स कौन से होते हैं। एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दैट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसे आप बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेशन। यानी जब आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है, इसको आप प्लस साइन के साथ या डी के साथ डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं। लीवो रोटेटरी की अगर हम बात करें तो एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दैट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसको आप माइनस साइन के साथ या एल के साथ जाहिर करते हैं। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक एसिड के डी फॉर्म है और ये उसकी एल फॉर्म है।
इनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। यानी इनके लिए लाजमी सी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि ये नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस होते हैं। आप इनको एक दूसरे पे इम्पोज नहीं करवा सकते हो। ओनली प्रॉपर्टीज दैट डिफर आर डायरेक्शन, यानी या तो वो क्लॉकवाइज उसको रोटेट करवा रहे होंगे प्लेन पोलराइज लाइट को, या एंटी क्लॉकवाइज। जबकि जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं ये भी स्टीरियो आइसोमर्स तो होते हैं, यानी ऑप्टिकली ये भी एक्टिव होते हैं, लेकिन ये मिरर इमेजेस नहीं होते एक दूसरे के। ये डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। अगर आप इक्विमोलर मिक्सचर लेते हैं टू इनेंशियोमर्स का, यानी आपने 50% ले लिया D वाला आइसोमर और 50% आपने ले लिया L वाला, तो इसके रिजल्ट में बनता है रेसिमिक मिक्सचर। अब रेसिमिक मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे D और L फॉर्म एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। तो इस तरह से जो आपका रेसिमिक मिक्सचर बनता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। उसके बाद है कायरलिटी। कायरल ऑब्जेक्ट्स हैव नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस, यानी इसमें मिरर इमेजेस तो होते हैं लेकिन वो मिरर इमेजेस एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोसिबल होते हैं। ए कायरल ऑब्जेक्ट्स वो होती हैं ऑब्जेक्ट दैट हैव सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस, यानी कायरल ऑब्जेक्ट्स के जो मिरर इमेजेस होते हैं वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होते, जबकि ए कायरल ऑब्जेक्ट्स के जो मिरर इमेजेस होते हैं वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोसिबल होते हैं। नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस आर मिरर इमेजेस दैट इज़ नॉट द सेम एज द इमेज इटसेल्फ। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स आपके सामने हैं, यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं कि अगर आप मतलब एक इनमें से ले लें और उसका आप मिरर में इमेज देखें और उसके बाद आप उसको दूसरे पे सुपर इम्पोज करवाना चाहें तो वो नहीं होगी। उसके बाद है एसिमेट्रिक सेंटर। कायरल मॉलिक्यूल्स में ये लाजमी कंडीशन होती है कि उसमें एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए। अब ये एसिमेट्रिक सेंटर या कायरल सेंटर होता क्या है? टेट्राहेड्रल एटम बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स इंडिकेटेड विद एन एस्टेरिक्स। अब होता ये कि आपके पास यहाँ पे हमने इसको ये है कार्बन, इसकी चारों इसके साइड पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। तो इस तरह का जो सेंटर होता है ये एसिमेट्रिक सेंटर है, इसको कायरल सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोलते हैं। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आपके पास से, 4 ऑक्टानॉल, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। अब इनके अंदर कौन कौन से कार्बन जो हैं वो हैं ए कायरल, तो ये आपके पास है कायरल कार्बन। तो ये आपके पास जो कार्बन है इसके देखें अगर आप चारों साइड पे तो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, तो ये आपका जो सेंटर होगा ये स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा या कायरल सेंटर भी इसको कहते हैं। इसी तरह से ये वाला कार्बन अगर आप देखें तो इसके भी चारों साइड पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, तो ये भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है। इस एग्जांपल में 5 ब्रोमोडिकेन के अंदर अगर आप देखें तो ये जो कार्बन नंबर 5 है तो इसके अगर आप चारों साइड पे देखें तो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, तो ये यहाँ पे स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा। तो आगे ये डिफरेंट आपको एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं। लाइक ये अगर आप देखें लैक्टिक एसिड में तो ये कार्बन के चारों साइड पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, इसका मतलब है इसमें सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपका होगा कायरल मॉलिक्यूल। लेकिन अगर आप प्रोपानोइक एसिड में देखें तो इसमें कार्बन के दोनों साइड पे हाइड्रोजन अटैच है, तो ये ए कायरल होगा। इसी तरह से आप इन साइक्लिक एग्जांपल्स में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कायरलिटी होगी क्योंकि इस कार्बन के चारों साइड पे डिफरेंट ग्रुप अटैच है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि मतलब इस साइड पे तो हैं डिफरेंट लेकिन इस साइड पे जो ग्रुप्स हैं वो सेम हो जाती हैं, तो इस लिहाज से ये ए कायरल होगा। तो यहाँ पे आपका जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है।